हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? फाइन। देखिए, गॉस लॉ के एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, सो हमने गॉस लॉ को डिफाइन किया। आप सभी को मालूम है कि गॉसियन सरफेस एक क्लोज सरफेस होना जरूरी है। ठीक है ना? सो फॉर द क्लोज गॉसियन सरफेस हमने गॉस लॉ को ऐसे डिफाइन किया, जो नेट फ्लक्स है दैट विल बी इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना? तो उसके जो एप्लीकेशन है उस पे आज हम कुछ ऐसा सिचुएशन लेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना कूलॉम्स लॉ के द्वारा थोड़ा लेंदी है, आई मीन मैथमेटिकली डिफिकल्ट है। ठीक है, सो ये गॉस लॉ का एक एडवांटेज है। गॉस लॉ का या गॉस लॉ यूज करने का एडवांटेज क्या है वो भी थोड़ा हमें सोचना चाहिए ना। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको दो फंडामेंटल लॉस दिख रहा है, एक कूलॉम्स लॉ दिख रहा है और एक गॉस लॉ दिख रहा है। तो फिर गॉस लॉ यूज करने का बेनिफिट क्या है, गॉस लॉ यूज करने का एडवांटेज क्या है? क्या है? क्योंकि गॉस लॉ के द्वारा आप कई सारे फिजिकल सिचुएशन में मैथमेटिकल इजियर वे में आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। आप समझ पा रहे? यस। कुछ सिचुएशन है जहां पे कूलम्स लॉ से फील्ड निकाल तो सकते हैं, बट इट विल बी मैथमेटिकली डिफिकल्ट एंड लेंदी। तो उसको शॉर्टकट करने के लिए, मैथमेटिकली इजियर करने के लिए हम गॉस लॉ यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए कुछ सिचुएशन देखें, वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डिटरमाइन करते हैं। वैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कई सारे सिचुएशन में डिटरमाइन कर चुके हैं। पिछले क्लासेस में हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन किया था, हमने किसको यूज किया था, कौन सा यूज किया था? हम कूलम्ब्स लॉ यूज किए थे। आज हम वही सिचुएशन लेंगे, सेम फिजिकल सिचुएशन लेंगे। कौन सा? वही है, स्पीयर, सिलेंडर, ये सारी चीजें है ना, जिसका हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। बट हम गॉस लॉ के द्वारा वहां पे फील्ड निकालने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके। सो कैसे मैथमेटिकली इजी तरीके से आप फील्ड निकाल सकते हैं? सबसे पहला जो सिचुएशन है वो है चार्ज्ड रॉड, है ना? फील्ड ऑफ लॉन्ग चार्ज्ड रॉड, ये हम लेते हैं। एक लॉन्ग चार्ज रॉड है, जैसे कि देखिए, दिस इज लॉन्ग चार्ज रॉड, मीन्स इसका लेंथ इनफाइनाइट है। ठीक है, सो लेट द चार्ज बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव। हम इसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा ले लेते हैं, चलेगा? ठीक है, सो लैम्डा इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये सब काम आप कर चुके हैं। ठीक है, सो हाउ कुड वी अप्लाई गॉस लॉ टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड? देखिए, कुछ मेथड्स है, कुछ स्टेप्स है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप है कि सपोज आपको कोई भी एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट दिया है, लाइक दिस इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। सो यू हैव टू कंसीडर गॉसियन सरफेस। ओके, यू हैव टू कंसीडर गॉसियन सरफेस बाय कंसीडरिंग दिस पॉइंट। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक सिलिंड्रिकल, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, सो आई विल कंसीडर सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। वैसे गॉसियन सरफेस कैसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि सिलिंड्रिकल होगा, बट ये क्लोज होना जरूरी है। गॉसियन सरफेस मस्ट बी अ क्लोज सरफेस। ओके, कैसे भी हो सकता है, बट फिर भी आप मुझे पूछेंगे कि मैं सिलिंड्रिकल क्यों ले रहा हूं, है ना? बिकॉज कुछ ये सारी चीज़ों को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप सिलिंड्रिकल सरफेस लेते हैं, सो इट कुड बी इजी मैथमेटिक्स फॉर यू। अगर आप सिलिंड्रिकल सरफेस लेते हैं, आपको फायदा क्या होगा आप देखिए। इसलिए आपको एक सिचुएशन के हिसाब से एक अप्रोप्रिएट सरफेस भी लेना चाहिए, है ना? देखो बेटा, सपोज दिस इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड दिस इज अ सिलिंड्रिकल सरफेस। इस गॉसियन सरफेस क्लोज कैसे हुआ है? कितने कितने सरफेस यहाँ पे क्लोज सरफेस को प्रोड्यूस कर रहे हैं? जैसे फॉर एग्जांपल क्यूब भी एक क्लोज सरफेस है, बट क्यूब में कितने ओपन सरफेस है? क्यूब में 6 ओपन सरफेस है। हम एक एक फेस बोलते हैं ना, टोटल 6 फेसेस मिलके क्यूब को प्रोड्यूस करते हैं और क्यूब एक क्लोज सरफेस है। सिमिलर है, यहां सिमिलरली टोटल 3 सरफेस है। हम इसको 3 ओपन सरफेस बोल सकते हैं। कौन से 3 सरफेस है? एक अपर सरफेस, अपर फ्लैट सरफेस, लोअर फ्लैट सरफेस, और एक ऐसा कर्व्ड सिलिंड्रिकल सरफेस, है ना? ऐसा है, आप समझे? सो बस सिलेंडर की समझना है, ऊपर एक प्लेन सरफेस, नीचे एक प्लेन सरफेस और एक राउंडेड सरफेस, है ना? सो बाय दिस वे ये एक क्लोज सरफेस क्रिएट हो गया है। So now we could define the length of the cylinder as small l. Small l is length of the cylinder, its radius is r,
है ना, ये सब आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ले सकते हैं, ठीक है। देन व्हाट विल बी द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस क्लोज सरफेस? सो चार्ज एनक्लोज्ड, charged enclosed will be equals to lambda into L, because lambda is constant, lambda is charge per unit length, correct? So directly आप तब मल्टीप्लाई करना when lambda क्या होगा, constant होगा, तो ये lambda is constant. So Q enclosed आपको मिल गया है. So next क्या है कि हमें गॉस लॉ को याद करना है. गॉस लॉ का मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या था, याद कीजिए. गॉस लॉ का मैथमेटिकल स्टेटमेंट था इंटीग्रेशन ऑफ, आई मीन close integration of E dot ds is equal to Q enclosed by epsilon naught. वैसे भी यहाँ पे वैक्यूम है, सराउंडिंग स्पेस वैक्यूम है, तो इसलिए हम यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लिख रहे हैं, ठीक है. तो ये क्लोज सरफेस का सिंबल है. तो यहाँ पे तीनों सरफेस है, जैसे कि S1, S2, S3, ठीक है. तो हम इस सरफेस को ये सरफेस जो है, ये सरफेस को S1 ले लेते हैं. लेट दिस सरफेस बी S2. ये जो राउंडेड सरफेस है इसको हम S3 ले लेते हैं, करेक्ट. तीनों सरफेस ऐड होने के बाद आपको ये टोटल फ्लक्स मिलेगा. तीनों सरफेस का फ्लक्स को आपको एडिशन करना पड़ेगा, ठीक है. सो अभी आपको सोचना चाहिए, फ्लक्स के कैलकुलेशन में हमें डॉट प्रोडक्ट करने पड़ते हैं, एंड वी हैव टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ एरिया वेक्टर. डीएस वेक्टर क्या है, एरिया वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड नॉर्मल. हम इस सिलेंडर को बाहर से देख रहे हैं ना, वी आर ऑब्जर्विंग दिस सिलेंडर फ्रॉम आउटसाइड. सो देन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा. सोचिए आप, इनमें से कौन से सरफेस है जिसके लिए फ्लक्स जीरो आएगा, क्या आप बता सकते हैं? क्या आप वहां से देखते देखते आपको ध्यान में आ गया है कि फॉर विच सरफेस फ्लक्स विल बी जीरो? कौन से सरफेस के लिए फ्लक्स जीरो होगा, बता सकते हैं? फ्लक्स तो जीरो जो तब होगा जब फील्ड लाइन सरफेस को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, या एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा. किसके बीच, फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच. सोचिए, जब रॉड ऐसा है तो इसके फील्ड लाइंस जो है, फील्ड लाइंस के डायरेक्शन ऐसे होगा, आपको मालूम है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, आपको बताया गया था. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फील्ड लाइंस, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, करेक्ट. अब सोचिए, वो कौन सा सरफेस है जिसको फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कौन सा सरफेस है? ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, करेक्ट. ये सब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है. कौन से सरफेस है? यस, आप सही सोच रहे हैं, अपर सरफेस और लोअर सरफेस. उसको देखिए, फील्ड लाइंस अपर सरफेस को ऐसे टेंजेंशियली होके जा रहे हैं ना. अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा एरिया लेता हूं, इस एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल, बिकॉज हम बाहर से देख रहे हैं. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ DS1. और यहाँ पे फील्ड कैसा है, यहाँ पे फील्ड लाइंस तो ऐसा है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सोचिए, देखिए, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है. सो डेफिनेटली यहाँ पे एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है. और वैसे भी ये लाइन इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये लाइन इसको टेंजेंशियली चला जाएगा, है ना. सिमिलरली अगर आप नीचे भी सरफेस लेते हैं, नीचे भी एक एरिया लेते हैं, इसको हम DS2 लिख सकते हैं. तो यहाँ पर भी फील्ड लाइंस के डायरेक्शन ऐसा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहाँ पर भी एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है. जैसे यहाँ पे भी एंगल क्या था, 90 डिग्री था, करेक्ट. देखिए, सो डेफिनेटली अपर फेस और लोअर फेस के लिए फ्लक्स क्या आएगा, जीरो आएगा. एंगल 90 है, cos 90 जीरो है, मैथमेटिकली भी जीरो है, और फिजिकली भी हमें ये समझ पा रहा है कि कोई भी लाइंस उसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, काट नहीं रहा है, उसके पैरेलल होके जा रहा है. समझा रहा है? यस, मैं लास्ट क्लास भी बताया था आपको. तो अपर सरफेस लोअर सरफेस के तो फ्लक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना. तो इसलिए हम इसको ऐसा जो इसको ना ब्रेक करके आप ऐसे लिख सकते हो कि ये जो क्लोज इंटीग्रेशन था, हम इसको तीन ओपन इंटीग्रेशन में ब्रेक कर सकते हैं. जैसे कि हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DS1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DS2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DS3. ओके, क्यू एनक्लोज कितना है, लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट. फाइन. तो इसमें से दो टर्म्स तो वैसे भी जीरो आ गया है ना. तो दिस टर्म विल बी जीरो, फर्स्ट टर्म इज जीरो, सेकंड टर्म इज जीरो, थर्ड टर्म में इंटीग्रेशन ऑफ. अब देखिए, जो थर्ड सरफेस है जिसको मैंने S3 में डिनोट किया था, अगर हम उसका एक छोटा सा एरिया लेते हैं, उसके भी एक छोटा सा एरिया लेते हैं, तो उस एरिया का डायरेक्शन, आई मीन DS3 का डायरेक्शन और वहां का फील्ड का डायरेक्शन आपको क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है. सो दैट मीन्स फॉर द थर्ड सरफेस, जो राउंडेड सरफेस है, उस सरफेस के लिए डायरेक्शन ऑफ फील्ड और डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर क्या है, सेम है. इसलिए फ्लक्स एग्जिस्ट करेगा. एंगल कितना होगा, जीरो होगा. इसलिए आप क्या लिख सकते हैं,
E इंटू डी एस थ्री इंटू कॉस जीरो। सो ऐसे ये जो मैकेनिज्म है ये मैथमेटिक्स में अप्लाई होता है। आप ये क्लोज इंटीग्रेशन देखिए ना, मैं यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन का सिंबल दिया था, यहाँ पे ऐसा कोई सिंबल नहीं है बिकॉज ये सो ओपन सरफेस है। तो ये तीनों ओपन सरफेस मिलके इस क्लोज सरफेस को क्रिएट किए। आपको समझ में आ गया? यस, ये मैकेनिज्म है। बस गॉस लॉ से बहुत ही आसान तरीके से आप फील्ड निकाल सकते हो, है ना। सो नाउ क्या मैं ई को बाहर निकाल सकता हूँ? यस, बाहर निकाल सकते हैं बिकॉज ये एक लॉन्ग सिलेंडर है, ये सॉरी एक इन्फानाइट रॉड है, लॉन्ग रॉड है। लॉन्ग होने की वजह से, इन्फानाइट होने की वजह से सिलेंडर पे इस सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे वहां पे फील्ड क्या होगा? क्या होगा? अप्रोक्सीमेटली सेम होगा। आप समझ पा रहे ना, ये कोई फाइनाइट सिलेंडर नहीं है। सिलेंडर फाइनाइट नहीं है, सिलेंडर सॉरी सिलेंडर बोल रहा हूं, रॉड फाइनाइट नहीं है। रॉड क्या है? इन्फानाइट है। रॉड का लॉन्ग लेंथ जो है ना इन्फानाइट है। सिलेंडर तो फाइनाइट है, सिलेंडर का लेंथ मैंने क्या लिखा? एल लिखा। समझ पा रहे? समझ पा रहे ना, सिलेंडर का लेंथ एल है, सिलेंडर फाइनाइट है, बट रॉड क्या? इन्फानाइट है। रॉड इन्फानाइट होने की वजह से रॉड के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उस सिलेंडर के सरफेस में क्या आएगा? सेम आएगा। अगर रॉड फाइनाइट होता, फाइनाइट समझ पा रहे हैं, अगर रॉड फाइनाइट होता तो फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं होता। अभी इन्फानाइट है ना, बहुत दूर चला गया है, रॉड का लेंथ काफी ज्यादा है, इसलिए लगभग फील्ड जो है इस सभी पॉइंट पे सेम होंगे। सो फील्ड क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। इसलिए मैं कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया। समझे आप? यस, सो ई विल बी आउटसाइड ऑफ इंटीग्रेशन। तो आप समझ पा रहे हैं ना, तो सिलेंडर लेने का ये फायदा हुआ। सिलेंडर लेने से क्या हो सकता है? आप फील्ड को बाहर निकाल सकते हैं, है ना। मैंने आपको बताया था कि हम रैंडमली कोई क्लोज सरफेस ले लेंगे ना तो हम मैथमेटिकल डिफिकल्ट सिचुएशन में पहुंच जाएंगे, है ना। सो ई विल बी आउटसाइड ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ ds3, बोलिए इंटीग्रेशन किसका हो रहा है? एरिया का हो रहा है ना। और ds3 का इंटीग्रेशन क्या होगा? s3 होगा, जो राउंडेड सरफेस है उसका एरिया होगा। तो सिलेंडर का जो सरफेस का एरिया है ना उसको हम पुट कर लेते हैं क्या? 2 पाई r l, है ना। हमने इसका डिस्टेंस या सिलेंडर का जो रेडियस है उसको हमने r माना था, करेक्ट। सो दिस विल बी इक्वल्स टू लैम्डा l by epsilon naught. So now the final expression is E is equal to what? So lambda L is cancel. So lambda by 2 pi r epsilon naught. आप इसको एक appropriate form में लिख सकते हैं. So we could write this expression as 1 upon 4 pi epsilon naught, 1 upon 4 pi epsilon naught into 2 lambda by r. और बेटा थोड़ा याद कीजिए, यही एक्सप्रेशन आपको ऑलरेडी आ चुका है। ये एक्सप्रेशन हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं बाय यूजिंग कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ से जो एक्सप्रेशन आया था ना वो थोड़ा मैथमेटिकली लेंदी सिचुएशन को फेस करके आया था। यहाँ पे ना आपको झटके से मिल गया। आप जस्ट फ्लक्स ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और फ्लक्स को स्टडी करके आपको ना बहुत ही इजीली एक्सप्रेशन आ गया। इसलिए बोला था कि गॉस लॉ से आपको मैथमेटिकली इजियर वे में आपको फील्ड के एक्सप्रेशन आ जाते हैं। यस, सो ये आ गया है। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन एंड दिस रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग चार्ज रॉड, जिसमें लैम्डा क्या है? कांस्टेंट है। इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। समझ में आया? तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लो। वंस आपको ये रॉड का फील आ गया फिर आप सिलेंडर के जा सकते हैं। सिलेंडर जो है, सिलेंडर रॉड कुछ सिमिलर सिचुएशन है ना। रॉड और सिलिंड्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि लॉन्ग रॉड है और लॉन्ग सिलेंडर है, हम इसको सिमिलरिटी में ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं आपके ध्यान में आएगा अभी। सो नेक्स्ट इसको इरेज कर लेता हूं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो नेक्स्ट जो सिचुएशन है, फील्ड ऑफ लॉन्ग चार्ज्ड सिलेंडर, ये हम लेते हैं। हम एक काम करते हैं, सबसे पहले एक हॉलो सिलेंडर ले लेते हैं, फिर हम सॉलिड सिलेंडर लेंगे। सो फील्ड ऑफ लॉन्ग चार्ज्ड हॉलो सिलेंडर या सिलिंड्रिकल शेल, ओके। चार्ज हॉलो सिलेंडर, दैट मीन्स जो चार्ज है वो सिर्फ सरफेस में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो एक लॉन्ग सिलेंडर है, लॉन्ग मतलब इसका लेंथ भी इनफाइनाइट है। सो दिस इज द हॉलो सिलेंडर एंड वी हैव टू, ये देखिए ये है चार्ज्ड सिलेंडर, है ना, जिसका लेंथ क्या है? इनफाइनाइट। इसे मैं डॉटेड कर लेता हूँ। सो इसका लेंथ जो है ना ऐसे इन्फिनिटी को गया है और इस तरीके से। So now we have to find electric field at different observation point, okay? क्योंकि कुछ पॉइंट जो है सरफेस में आ सकता है, पॉइंट आउटसाइड ऑफ सिलेंडर आ सकता है, इनसाइड आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। तो ये है हमारे सिलेंडर जिसमें चार्ज सरफेस में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ये सब क्या है?
सिलेंडर के सरफेस में चार्ज, तो यहां पे हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा, सिग्मा। सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया। ओके, रॉड था तो हम लैम्डा डिफाइन किए थे, यहाँ पे सिग्मा डिफाइन कर लेते हैं बिकॉज चार्ज का सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, वैसा आपको समझ लेना चाहिए। अब ये है एक्सिस, दिस इज द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, ये सिलेंडर का एक्सिस है। एक्चुअली लॉन्ग है सिलेंडर, जो लेंथ है ना इसका इनफाइनाइट है, बट मैं इसको ऐसा काट के दिखा रहा हूँ, एक्चुअली वो इनफाइनाइट है। ओके, एज पर एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉज, जैसे कि गॉस लॉ को हम अप्लाई करना चाहते हैं, सो दैट आपको सबसे पहले ऑब्जर्वेशन पॉइंट आइडेंटिफाई करना चाहिए। सपोज आपको ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है आउटसाइड दिया है या इनसाइड दिया है, सपोज इनसाइड दिया है, तो अगर इनसाइड दिया है तो मैकेनिज्म आपको तो मैंने बताया कि फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, जिस पॉइंट पे आपको फील्ड फाइंड आउट करना है उस पॉइंट को लेते हुए यू हैव टू मेक अ गॉसियन सरफेस। जैसे कि मैंने हियर ऑल्सो आई एम टेकिंग अ सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, दिस इज अ सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ध्यान दीजिए, क्योंकि चार्ज इनसाइड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सो दैट दिस सिलिंड्रिकल सरफेस विल एनक्लोज जीरो चार्ज, है ना, तो ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। सो इनसाइड अगर लेते हैं तो चार्ज ही एनक्लोज नहीं हो रहा है ना, सो दैट हम इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना चाहिए, क्यू एनक्लोज्ड। अगर आपको इनसाइड डिटरमाइन करना है, दिस इज अ लॉन्ग सिलेंडर, तो इसमें आप खुद ही इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। सो इनसाइड ऑफ सिलेंडर, इनसाइड ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या हो रहा है, क्यू एनक्लोज कितना आ रहा है, क्यू एनक्लोज ही जीरो आ गया, क्यू एनक्लोज ही जीरो आ गया है। तो अगर क्यू एनक्लोज जीरो है ना, सो डेफिनेटली फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। सो ई इनसाइड विल बी जीरो बिकॉज राइट हैंड साइड कुछ एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक्सप्रेशन क्या था, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट एस इज क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, और क्यू एनक्लोज ही जीरो है। ओके, सो नेचुरली फील्ड इनसाइड विल बी इक्वल्स टू जीरो। सो दिस इज एज पर गॉस लॉज। यस, और अगर हम आउटसाइड निकलना चाहते हैं, सपोज दिस इज द आउटसाइड ऑब्जर्वेशन पॉइंट, तो मैकेनिज्म तो सेम है। यू हैव टू कंसिडर अनदर सिलेंडर, जैसे कि हम और एक सिलेंडर ले लेते हैं, देखिए। सो बाय दिस वे वी आर कंसिडरिंग अनदर सिलेंडर, सो दिस इज द सिलिंड्रिकल सरफेस, ओके, इंक्लूडिंग आवर ऑब्जर्वेशन पॉइंट। जैसे कि ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो यहाँ पे होना चाहिए, आप सभी को समझ में आ रहा है। सो दिस इज द outside observation point, okay, and its distance from axis of cylinder is smaller. The smaller is observation distance, smaller is observation distance from, yeah, with respect to axis of cylinder. समझ पा रहे हैं, देखिए। So now this is the observation point and we have to find electric field at this point, or take the radius of the cylinder be capital R. हम capital R को cylinder का radius ले लेते हैं। सो फॉर आउटसाइड ऑफ सिलेंडर हमें क्या करना चाहिए, अभी इनसाइड हो गया ना, आउटसाइड ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के बाहर क्या होगा, चलिए बस गॉस लॉ अप्लाई करना है, मैकेनिज्म तो पता ही आपको है ना। सो क्लोज इंटीग्रेशन, आप शुरुआत कर देते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड, इज क्यू एनक्लोज्ड बाय क्या, एप्सिलॉन नॉट, क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। फाइन, समझ पा रहे हैं, यस। देखो बेटा, यहां पर भी सेम सिचुएशन है, ये कुछ रॉड जैसे ही है, कैसा देखिए, यहां पर भी आप अगर तीनों सरफेस लेते हैं, दिस भी लेट दिस बी S1 सरफेस, और ये नीचे वाला ऑलरेडी आप दिखा चुका हूं, नीचे वाला कौन सा, S2 सरफेस, राउंडेड वाला कौन सा, S3 सरफेस, एकदम सिमिलर सिचुएशन है। Here also direction of field is like this way. So this is the direction of electric field. Direction of electric field is radially outward because I am considering positive charge. So positive charge, direction of electric field is outward. होगा क्या नहीं, outward होगा। और अगर मैं एरिया लूंगा, जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा एरिया ले लूंगा, सो यहाँ पे छोटा सा एरिया लेंगे तो उसके डायरेक्शन क्या होगा, DS1, है ना, ऊपर की तरफ होगा, आप बाहर से देख रहे हैं, और यहाँ पे फील्ड लाइन का डायरेक्शन इस तरफ है, तो डेफिनेटली एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। जैसे एंगल 90 आया तो फ्लक्स क्या आएगा, जीरो आएगा। वैसे भी वो सरफेस को फील्ड लाइंस कट नहीं करेंगे, बिल्कुल सिमिलर केस बता रहा हूँ। इन द सिमिलर वे नीचे वाला जो सरफेस है DS2, उसके लिए भी फ्लक्स कितना आएगा, उसके लिए भी फ्लक्स क्या आएगा, जीरो आएगा। समझ पा रहे हैं ना। सो दिस एंगल इज 90 डिग्री। बट अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा एरिया DS3 लेते हैं, सो एज यूजुअल जैसे आपने रॉड के लिए किया था ना, कुछ वैसा ही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, देखिए आप। सो इसलिए फ्लक्स जो है
फर्स्ट सरफेस लाइक ये क्लोज इंटीग्रेशन को हम अगेन वही काम करेंगे, ई डॉट क्या ds1 प्लस इंटीग्रेशन, ये ओपन इंटीग्रेशन है, ds2 प्लस इंटीग्रेशन ई डॉट ds3 क्यू एनक्लोज्ड। क्यू एनक्लोज कितना होगा? अब चार्ज एनक्लोज क्या लिखेंगे? सो हियर चार्ज एनक्लोज विल बी इक्वल्स टू सिग्मा। सिग्मा क्या है? चार्ज डेंसिटी है। सिग्मा को कौन से एरिया से मल्टीप्लाई किया जाए चार्ज एनक्लोज के लिए? सिग्मा इनटू ये सिलेंडर का सरफेस एरिया, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई आर एल। एल इज द लेंथ ऑफ आवर सिलेंडर, जो बाहर का सिलेंडर दिख रहा है ना उसका लेंथ क्या है? एल है। सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस है, ध्यान दीजिए ये जो बना रहे हैं ना ये गॉसियन सरफेस है, क्लोज सरफेस है। ओके तो गॉसियन सरफेस वाला जो सिलेंडर है उसका लेंथ एल है। जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसका लेंथ तो इनफाइनाइट है ना? जिस सिलेंडर में चार्ज है उसका लेंथ इनफाइनाइट है, बट हमारा जो गॉसियन सरफेस है उसका लेंथ क्या है? एल है। कंफ्यूज मत होना। मैं यहाँ पे कैपिटल आर क्यों लिखा, यहाँ पे कैपिटल आर क्यों लिखा? बिकॉज चार्ज है कहाँ पे? चार्ज से कौन सा सिलेंडर में? जो सिलेंडर में आपको उसका रेडियस लेना पड़ेगा, है ना? तो इसलिए मुझे 2 पाई आर एल लिखना पड़ा और आर कैपिटल आर लिखना पड़ा, बिकॉज चार्ज तो यहाँ है ना, चार्ज जहां है वो सिलेंडर का रेडियस क्या है? कैपिटल आर है। ध्यान दीजिए आप। सो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, समझे? फर्स्ट टर्म तो जीरो हो गया, इस सरफेस के लिए फ्लक्स जीरो आएगा, सेकेंड सरफेस के लिए फ्लक्स जीरो आएगा, थर्ड सरफेस वो ये इंटीग्रेशन ऑफ ई ds3 cos 0 इज इक्वल सिग्मा इंटू 2 पाई कैपिटल आर एल बाय एप्सिलॉन नॉट। सोचिए अब मैं ई को बाहर निकाल दूंगा, सेम मैकेनिज्म। ये सिलेंडर क्या है? लॉन्ग है, तो जो हम गॉसियन सरफेस लिए हैं उसके ऊपर सभी पॉइंट पे फील्ड लगभग क्या आएगा? सेम आएगा। तो फील्ड इज कांस्टेंट, सो दैट दिस विल बी आउटसाइड ऑफ इंटीग्रेशन, है ना? इसको बाहर ले लिया। सो इंटीग्रेशन ऑफ ds3 कितना होगा? ds3 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2 पाई आर एल बाय एप्सिलॉन नॉट। यस, आपके दिमाग में आया क्या? सो ds3 का इंटीग्रेशन क्या होगा? यस, मतलब ये राउंडेड एरिया सिलिंड्रिकल एरिया का इंटीग्रेशन क्या होगा? टोटल एरिया, टोटल एरिया इज 2 पाई आर एल। देखिए मैं यहाँ पे स्मॉल आर लिखा, यहाँ पे स्मॉल आर क्यों लिखा? यहाँ पे स्मॉल आर किस लिए लिखा? बिकॉज हम जो गॉसियन सरफेस लिए हैं, गॉसियन सरफेस लिए हैं उसका रेडियस स्मॉल आर है, और हमारा जो सिलेंडर है जिसमें चार्ज है उसका रेडियस कैपिटल आर है। इसलिए मैं यहाँ पे जब चार्ज को रिप्रेजेंट किया मैं कैपिटल आर लिखा, चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल आर लिखा था, बट अभी ds3 का इंडिकेशन में स्मॉल आर ले रहा हूं, है ना? बिकॉज ds3 क्या है? ये जो बाहर का सरफेस दिख रहा है ना उसका एरिया है। ओके आपका काफी वाइजली ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। सो इज इक्वल टू सिग्मा 2 पाई आर एल बाय क्या? एप्सिलॉन नॉट। कुछ चीजें यहाँ पे कट जाएंगे और फाइनली आपको आउटसाइड फील्ड का एक्सप्रेशन आ जाएगा। सो ये जो निकाला जा रहा है ये आउटसाइड के लिए निकाला जा रहा है ना, सो दैट फाइनली we will get the expression for the electric field outside of the cylinder. 2 pi is cancelled and L is cancelled. So final expression क्या आ रहा है बताइए? Yes. So finally outside of observation point field will be equals to sigma 2 pi is cancelled, L is cancelled. Okay. So sigma capital R upon smaller epsilon naught. सिग्मा कैपिटल आर अपॉन स्मॉलर एप्सिलॉन नॉट। समझ पा रहे हैं? देखिए सो ये एक्सप्रेशन आपके सामने आ गया है। यहां पे आपको एक चीज दिख रहा है कि आउटसाइड जो फील्ड है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉलर, स्मॉलर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये कैपिटल आर तो कांस्टेंट है ना, तो स्मॉलर को क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो इसको ध्यान में रखिए, आप इसको नोट डाउन स्टार्ट कर लीजिए। सो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉलर। ओके तो इस तरीके से हम फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, इनसाइड फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, आउटसाइड फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हम इस एक्सप्रेशन जो है इस एक्सप्रेशन पे अलग तरीके से भी पहुंच सकते हैं। ओके इसको नोट डाउन कीजिए। कैसे पहुंच सकते हैं? देखो बेटा मैंने आपको बताया था कि जो रॉड है ना, रॉड इज सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक। इस बात को ध्यान में रखिए। जैसे कोई पॉइंट है, पॉइंट कैसा है? पॉइंट कैसा है? स्फेरिकली सिमेट्रिक है। पॉइंट इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। वैसा रॉड कैसा है? सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक। जैसे आपने रॉड लिया, ये रॉड है तो ये क्या है? सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक है।
तो कहीं ना कहीं रॉड का एक्सप्रेशन का लिंकिंग सिलेंडर को आता है ना। रॉड के जो एक्सप्रेशन है और सिलेंडर के जो एक्सप्रेशन है उनके बीच में आपको लिंकिंग दिखेगा। या पॉइंट का एक्सप्रेशन, किसका एक्सप्रेशन? फील्ड का। हाँ, पॉइंट का एक्सप्रेशन और स्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सप्रेशन में आपको सिमिलरिटी दिखेगा। आपने देखा होगा पॉइंट और स्फीयर, रॉड और सिलेंडर। थोड़ा चेक कर लेते हैं। ये तो हमने गॉस लॉ से ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, फिर भी एक हमें चेक करना चाहिए। सोचिए ये सब हो गया है ऑलरेडी, हम डन कर चुके हैं। हम यहाँ पे ग्राफ भी बना सकते हैं अगर आपको इस केस में ग्राफ प्लॉट करना है। जैसे कि हम वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस लेना चाहते हैं। सो ग्राफ कैसे बनेगा? ई वर्सेस स्मॉल आर ग्राफ। स्मॉल आर क्या है? स्मॉल आर इज ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस। तो ग्राफ कैसा आएगा? इनसाइड तो फील्ड क्या आएगा? जीरो आएगा। देखा आपने, इनसाइड फील्ड इज जीरो। तो जब तक हम कैपिटल आर तक पहुंचेंगे तब तक फील्ड क्या आएगा? जीरो आएगा। ये ग्राफ जीरो के साथ कोइंसाइड करेगा। इनसाइड जीरो और आउटसाइड ये है। सरफेस पे क्या होगा? फील्ड सबसे ज्यादा होगा, है ना। जैसे कि सरफेस पे क्या होगा? फील्ड एकदम से बढ़ जाएगा। तो ग्राफ जो है, ग्राफ में एक डिसकंटिन्यूटी क्रिएट होगा। आप तो भी मैथमेटिक्स में लिमिट, कंटिन्यूटी ये सब आपका शुरू हो चुका है ना। एक डिसकंटिन्यूटी क्रिएट होगा और यहां से फिर ग्राफ जो है ना हाइपरबोलिक मैनर में डिक्रीज करेगा। जैसे आर बढ़ेगा विद रिस्पेक्ट टू आर, फील्ड विल डिक्रीज। सो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ई वर्सेस स्मॉल आर ग्राफ। देखिए, बिकॉज ई आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, ये हाइपरबोला ग्राफ है। सो पहले जीरो और फिर हाइपरबोलिक, इस तरीके से आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। सो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर लिए हैं और भी इसको रिलेट करके और कुछ डिस्कस करेंगे। तो ये ग्राफ भी आप प्लॉट कर लेना साइड बाय साइड। इसका ग्राफ ऐसा आएगा। ओके बेटा, अभी जो मैं आपको बोलना चाहता हूं वो है कि हम रॉड का फॉर्मूला से इसको कैसे लिंकिंग करेंगे, सिलेंडर का फॉर्मूला को। ये हमारे लिए अभी डिस्कशन का पॉइंट है। इसको तब तक मिटा लेता हूं। देखिए, आप वीडियो को पॉज करके ये सारी चीजें लिख सकते हैं। ओके, देखो बेटा, यहां पे अगर हम रॉड की बात करते हैं, लॉन्ग रॉड की बात करते हैं, लॉन्ग रॉड, उसके लिए फील्ड का फॉर्मूला क्या था? फील्ड का फॉर्मूला था 1/4πε0 2 लैम्डा बाय आर। और यहां पे फॉर्मूला क्या आ रहा है? सिग्मा आर बाय स्मॉलर एप्सिलॉन नॉट, है ना, आउटसाइड के लिए। इनसाइड तो जीरो आएगा। तो क्या आप यहां पे लैम्डा डिफाइन कर सकते हैं? लैम्डा को यहां पे डिफाइन कर सकते हैं। दैट मीन्स इन केस ऑफ गिवन सिलेंडर, सोच लीजिए, इन केस ऑफ गिवन सिलेंडर, जबकि आपको सिचुएशन में सिग्मा दिया है पर हम लैम्डा डिफाइन भी कर सकते हैं। बस आपको समझना है लैम्डा क्या है, हम डिफाइन भी कर सकते हैं। लैम्डा क्या है? लैम्डा इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना। लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये लैम्डा है। तो आप लैम्डा को सिग्मा के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो लैम्डा अगर चार्ज पर यूनिट लेंथ है तो लैम्डा जो है ऊपर क्या आएगा? चार्ज। जैसे हम जो आपको जितना लेंथ है ना उतना लेंथ लेके भी आप कर सकते हैं ना। ऊपर क्या आएगा? चार्ज। ओके, चार्ज क्या लिख सकते हैं? क्यू एनक्लोज आप लिख सकते हो। यस, क्यू बाय लेंथ को हम एल मान सकते हैं। सो क्यू को हम क्या लिखेंगे? क्यू विल बी इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा इनटू एरिया। वो सिलेंडर का एरिया है। कौन सा सिलेंडर? जहां पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ना। चार्ज जिस सिलेंडर में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसका रेडियस क्या है? कैपिटल आर है। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 2 पाई कैपिटल आर इंटू एल होल डिवाइडेड बाय एल। तो एल एल कैंसिल। सो लैम्डा विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू 2 पाई आर। ध्यान दीजिए। सो वी कैन डिफाइन लैम्डा इन टर्म्स ऑफ सिग्मा। ऐसा आप डिफाइन कर सकते हैं। आपको बस मतलब समझना चाहिए लैम्डा है क्या। लैम्डा है चार्ज पर यूनिट लेंथ और आप इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। और फिर आप इमीडिएटली जो एक्सप्रेशन है आप इसको पुट कर दीजिए। ठीक है ना। नोट करना ना भूलिए, नोट करना बहुत ही जरूरी है। नोट करोगे तभी रिवाइज कर पाओगे। नोट करना आपका ये पढ़ने का प्रोसेस में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसका रिस्पेक्टफुली ध्यान दीजिए। अगर आप सिर्फ वीडियो देख रहे हो और नोट नहीं कर रहे हो तो आपकी पढ़ाई बिल्कुल ठीक से नहीं हो रहा है। आपको नोट करना चाहिए, नहीं तो आप कैसे रिवाइज करेंगे, फॉलोअप कैसे लेंगे पढ़ाई का। तो पुट कर देते हैं ऊपर के एक्सप्रेशन में, यहां भी पुट कर लेते हैं। सो देयरफॉर अगर हम रॉड का ही फॉर्मूला डाल दें 1/4πε0 2 लैम्डा बाय स्मॉलर, इसको पुट कर लेना। सो 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यस, ये कौन सा एक्सप्रेशन मिल गया देखिए। तो ये तो कंफर्म हो गया कि लॉन्ग सिलेंडर और लॉन्ग रॉड उनके एक्सप्रेशन में एक सिमिलरिटी है। सो व्हेन वी ऑब्जर्व लॉन्ग सिलेंडर फ्रॉम आउटसाइड, व्हेन वी ऑब्जर्व लॉन्ग सिलेंडर फ्रॉम आउटसाइड, देन वी कुड अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ लॉन्ग रॉड ऑल्सो। इसको ध्यान में रखिए। यस, इसलिए मैंने बोला था कि रॉड जो है इट इज सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक, जस्ट लाइक पॉइंट इज स्फेरिकली सिमेट्रिक, वहां पर भी सिमिलरिटी है। सो फाइनली आपका एक्सप्रेशन आ गया है। सो ये आउटसाइड का एक्सप्रेशन वही आया जो हमको पहले आया था। देखिए ये दोनों एक्सप्रेशन जो है सिमिलर दिख रहे हैं आपको, है ना। यस, फाइनली आपको पता चल गया, ग्राफ भी प्लॉट हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज है, आपको कभी कभी डायरेक्शन को लेके भी डिस्कशन हो सकता है। दैट मीन्स फील्ड वेक्टर है ना, तो आपको वेक्टर फॉर्म एक्सप्रेस करना पड़ सकता है। बात बहुत ही सिंपल है, अगर आपको वेक्टर फॉर्म एक्सप्रेस करना है तो आप जो स्मॉल आर है इसको वेक्टर बना दीजिए। सो ये जो स्मॉल आर आपको दिख रहा है, सो हम इसको रेडियल वेक्टर बना देंगे, इसको एक एरो दे देंगे। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रेडियल वेक्टर। और उस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर आएगा, रेडियल वेक्टर के डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर आएगा, आर कैप। जैसे कि फील्ड का जो डायरेक्शन है ना, उसके लिए कौन सा कैप है, आर कैप है। आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका डायरेक्शन आ जाएगा। ये अल्टीमेटली वेक्टर का कंसेप्ट है। सो अगर आपको आउटसाइड फील्ड को वेक्टर फॉर्म एक्सप्रेस करना है, इसको इरेज कर दिया, आपको सिमिलरिटी ध्यान में आ गया। इसको नोट करना जरूरी है ना, रिपीटेडली बता रहा हूं। सो फॉर वेक्टर फॉर्म हम फील्ड को वेक्टर फॉर्म में भी कैसा एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए ये आउटसाइड जो एक्सप्रेशन आया है उसका स्केलर फॉर्म या मैग्नीट्यूड क्या है, सिग्मा कैपिटलर बाय आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसको चाहते हैं वेक्टर फॉर्म एक्सप्रेस करने के लिए, बिल्कुल ही आप कर सकते हैं। जस्ट ई को अगर आपको वेक्टर फॉर्म एक्सप्रेस करना है, ई आउटसाइड, सो सिग्मा आर बाय स्मॉल आर एप्सिलॉन नॉट, ये मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। आर कैप विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ फील्ड वेक्टर, बिकॉज जो डायरेक्शन है फील्ड का वही आर कैप का डायरेक्शन है। आर कैप यूनिट वेक्टर, आपको पता है क्या नहीं, यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन आ गया, तो ये क्या बन गया, वेक्टर बन गया। सो बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं, सिग्मा आर बाय स्मॉल आर एप्सिलॉन नॉट, सो दिस विल बी आर वेक्टर बाय आर। सो आर स्क्वायर हो जाएगा, सो सिग्मा कैपिटल आर बाय आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इनटू आर वेक्टर। सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर दिस केस। किसी भी सिचुएशन में आप वेक्टर फॉर्म एक्सप्रेस कर सकते हैं। कभी कभी वेक्टर फॉर्म भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, ये सिलिंड्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्कशन हो गया, पर ये जो सिलेंडर है ये क्या था, हॉलो सिलेंडर था, फील्ड ऑफ लॉन्ग हॉलो सिलेंडर। अगर हम सॉलिड लेते हैं तो क्या होगा। सो नेक्स्ट केस वही है, फील्ड ऑफ लॉन्ग चार्ज्ड, कौन सा, सॉलिड सिलेंडर, लॉन्ग चार्ज्ड सॉलिड सिलेंडर। दैट मींस चार्ज जो है वो इनसाइड भी एग्जिस्ट कर रहा है। वैसे भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ बताया नहीं, तो आपको क्या लेना चाहिए, ये आपको पहले से बता दिया गया है। जब भी कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताएगा नहीं तो आप उसके यूनिफॉर्म ही लेना पड़ता है ना। कई बार हमने डिस्कशन किया। सो फॉर दिस केस अगर सॉलिड सिलेंडर आ गया, चार्ज अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो हम क्या डिफाइन करेंगे, हम सिग्मा डिफाइन नहीं करेंगे, हमें यहाँ पे रो डिफाइन करना पड़ेगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो सेम सिचुएशन है, बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन, बस अभी जो है ये देखिए चार्ज्ड सिलेंडर। सो दिस इज ए वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हम वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन को चले जा रहे हैं। इसका लेंथ क्या है, इनफाइनाइट, ऐसा ही लेंथ इज इनफाइनाइट। ओके, सो now the charges are distributed throughout its volume. Charges are distributed uniformly throughout the volume. Okay, this is the axis of cylinder. आप इसके रेडियस क्या लिए हैं, आर लिए हैं, ये सब ध्यान में रखिए। वैसे सिलेंडर का लेंथ इनफाइनाइट है, बट मैं ऐसे ही जस्ट आपको समझाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, सो नाउ शुरुआत हम कैसे करें, इनसाइड से करें। ठीक है, सो ये है इनसाइड पॉइंट, आपको अभी अभी मालूम पड़ चुका है। ये क्या है, स्मॉलर इज ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस। आप इसको वेक्टर भी बना सकते हैं, करेक्ट। अभी तो स्मॉलर को ऐसे लिखा, ठीक। सो टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, सो एज यूजुअली हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसीडर अ गॉसियन सरफेस
इंक्लूडिंग दिस पॉइंट. सो दिस इज द अप्रोप्रिएट गॉसियन सरफेस. वैसे गॉसियन सरफेस आप कैसे भी ले सकते हैं, बट स्टिल यू हैव टू कंसिडर एन अप्रोप्रिएट गॉसियन सरफेस, एंड फॉर दिस केस द अप्रोप्रिएट गॉसियन सरफेस इज सिलिंड्रिकल. जैसे कि आपके सामने मैं इसको ड्रॉ कर लिया हूँ, ठीक है. And let length of the cylinder be small l, and here charge is distributed throughout the cylinder uniformly. Okay, so now for this case we have to define rho. हम यहाँ पे rho define करेंगे. Sigma जब hollow था define किए थे, so now this is a volume distribution, so that we have to define rho means charge per unit volume. So what happened, यहाँ पे similar case है. यहाँ पर भी ये जो Gaussian surface दिख रहा है, मैंने जो सिलेंडर ड्रॉ किया हूं, दिस इज द गॉसियन सरफेस. फाइन. तो ये गॉसियन सरफेस कितनी चार्ज एनक्लोज कर रहा है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड फील्ड इनसाइड. सो इनसाइड ऑफ सिलेंडर, ये स्टार्ट कर लेते हैं. तो व्हाट विल हैपन इनसाइड ऑफ सिलेंडर? सो क्यू एनक्लोज. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिटरमाइन चार्ज एनक्लोज बाय द सिलेंडर. कितनी चार्ज एनक्लोज होगा? देखिए इसका वॉल्यूम को रो से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो रो मींस चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू इसका वॉल्यूम कितना आएगा? पाई स्मॉलर स्क्वायर इनटू एल. ओके, बहुत ही सिंपल है. सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है? पाई आर स्क्वायर एच. पाई आर स्क्वायर एल को रो से मल्टीप्लाई कर दिया. सो नाउ विल अप्लाई Coulomb's law, गॉस लॉ. सो फ्रॉम गॉस लॉ इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज पाई क्या? एप्सिलॉन नॉट. सिमिलर केस है, आप अभी फटाफट इसको कर सकते हैं, बस थोड़ा केयरफुल लेना. अभी सिमिलर केस है, यहाँ पर भी 3 सरफेस आएंगे, S1 S2 S3, है ना. हम ऑलरेडी कई बार काम कर चुके हैं. तो जैसे कि ये सरफेस जो है इसके लिए हम S1 ले लेते हैं, ये सरफेस को S2 ले लेते हैं. S1 कौन सा सरफेस? ये वाला सरफेस है ना. इसके लिए फ्लक्स आएगा? नहीं आएगा. S2 के लिए फ्लक्स नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा? S3 के लिए फ्लक्स आएगा. कई बार हम काम कर चुके हैं, फिर भी कहाँ लिखूँ, इसलिए यहीं पे ऐसा लिख लेता हूँ S1. ओके, ये कौन सा है? S2. और ये कौन सा है? राउंडेड वाला जो सरफेस, ये कौन सा है? S3 है. देखा? तो फिर वही चीज है, S1 के लिए फ्लक्स क्या आएगा? 0 आएगा, बिकॉज फील्ड लाइंस अगेन सिमिलर बिहेवियर. ये देखिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये जो डायरेक्शन है, जो फील्ड लाइंस आपको दिख रहा है, वो S3 के अलॉन्ग है. ये क्या है? DS3 के डायरेक्शन है, और ये फील्ड के डायरेक्शन है ना. समझ पा रहे हैं? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. बट S1 के पास फील्ड लाइंस उसको कट नहीं कर रहे हैं, S2 के पास भी कट नहीं कर रहे हैं. कई बार हमने इसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना. सो दैट इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds1 कितना आएगा? ये डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, एंगल 90 है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds2, दिस इज ऑल्सो 0. इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds3 ये 0 नहीं होगा, इस ओपन इंटीग्रेशन है. क्यू एनक्लोज कितना है? रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल बाय एप्सिलॉन नॉट. ये सब कुछ सिमिलर है, ऐसे ही है. ओके, यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन नहीं होगा, ओपन इंटीग्रेशन है. तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, पर ये बाहर आ गया, है ना. DS3 का इंटीग्रेशन क्या है? पूरा एरिया. कितने बार करोगे, है ना. कितना आएगा? 2 पाई स्मॉलर इंटू एल, बिकॉज जो गॉसियन सरफेस है उसका रेडियस क्या है? स्मॉलर है, इज इक्वल टू रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल बाय एप्सिलॉन नॉट. सो नाउ हमारे सामने फाइनली इनसाइड का फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया. पाई कैंसिल, स्मॉलर कैंसिल आ गया, एल कैंसिल हो गया. तो फाइनली क्या मिला आपको? फाइनली यहाँ पे मिल रहा है, सो पाई इज कैंसिल, एल इज कैंसिल, आर कैंसिल. सो रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. देखो बेटा, इनसाइड जो फील्ड है वो आर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सो हियर इनसाइड फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉलर. दैट मींस एक्सिस पे फील्ड क्या आएगा? 0 आएगा. एक्सिस पे 0 आएगा, और फील्ड जो है अगर हम रेडियली आउटवर्ड बढ़ेंगे ना तो फील्ड बढ़ेगा. और ये ग्राफ कैसा है? ये y इज इक्वल टू mx फॉर्म में, y इज इक्वल टू mx इस फॉर्म में. सो दिस रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना. यस, चलिए, तो ये एक्सप्रेशन आपको ध्यान में रखना चाहिए. ये सब एक्सप्रेशन आपको काम में आएगा, ठीक है. ओके बेटा, अगर आपके एक्सप्रेशन ध्यान में आ गया है, आ चुका है, सो फिर हम इसको वेक्टर फॉर्म एक्सप्रेस करना चाहेंगे. अगर आपको वेक्टर फॉर्म एक्सप्रेस करना है, सो अभी भी आपको बताया गया था. सो टू रिप्रेजेंट वेक्टर फॉर्म, सो यू हैव टू डिफाइन आर कैप. ओके, इस तरफ किसका डायरेक्शन है? आर कैप का डायरेक्शन है. हम इसको वेक्टर मान सकते हैं. ये जो आर था इसको रेडियल वेक्टर बोल सकते हैं, है ना, या पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस बोल सकते हैं. तो अगर आपको वेक्टर फॉर्म चाहिए, सो ई इनसाइड इन वेक्टर फॉर्म क्या होगा? रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. ये मैग्नीट्यूड है, इसको आर कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्शन आ जाएगा. देन आर इंटू आर कैप क्या बन गया? आर वेक्टर.
है ना, ये आर का मैग्नीट्यूड और ये इसकी डायरेक्शन है। सो दैट फील्ड का वेक्टर फॉर्म क्या आएगा, रो आर वेक्टर बाय क्या 2 एप्सिलॉन नॉट। ये सब चीजें आपको कहीं ना कहीं काम में आएगा, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये देखिए स्केलर फॉर्म है और ये वेक्टर फॉर्म है। अभी भी हमने फील्ड का इनसाइड का एक्सप्रेशन निकाला। एक सॉलिड सिलेंडर है, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड सिलेंडर। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। सो नाउ वी हैव टू फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ फील्ड आउटसाइड ऑफ द सिलेंडर। ये इनसाइड का एक्सप्रेशन हो गया है, ठीक है ना, चलेगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मुझे इरेज करना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ द फील्ड इनसाइड ऑफ द सिलेंडर। फोकस्ड रहिए, कंसंट्रेटेड रहिए। सो इसको इरेज कर लेता हूं ये सारी चीजें। अभी हम क्या करेंगे, आउटसाइड वर्किंग चालू करेंगे, ठीक है। सो आउटसाइड क्या होने वाला है, अगर आपको आउटसाइड चाहिए तो मैकेनिज्म तो आप जानते ही हैं। सो टू गेट फील्ड आउटसाइड ऑफ सिलेंडर आप क्या करेंगे, कर लोगे आप इसको। बस आपको जो है सिलेंड्रिकल सरफेस आउटसाइड लेना है। सो ये देखिए आप, ऐसा है। सो दिस इज द गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस जो आपको अभी दिख रहा है। मेथड बिल्कुल सिमिलर है। सो ऐसे करना पड़ेगा आपको। Here charge is inside of the cylinder, or charge is distributed throughout its volume. So this is observation point and this is the radial vector, या इसको आप r vector लिख सकते हैं, ठीक है। and its direction is r cap। जैसे कि आप वेक्टर फॉर्म रिक्वायरमेंट है ना, तो पहले से मैं आपको दिखा दिया। फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, ये है फील्ड का डायरेक्शन, ई का डायरेक्शन। तो नेचुरली ये सरफेस कौन सा है, S1 है, कई बार हम कर चुके हैं। ये जो सरफेस S2 है, फॉर S1 एंड S2 फ्लक्स इज 0, बट फॉर S3 फ्लक्स इज नॉट इक्वल टू 0। आप डायरेक्शन देख लीजिए। तो चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द सिलेंडर, एंड जो एक्चुअली सिलेंड्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका रेडियस कैपिटल है। आप सिंबल को ध्यान दीजिए, उसका रेडियस कैपिटल है। स्मॉल r तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस ऑफ सिलेंडर। तो आपको कहाँ पे चेंज आएगा आप ध्यान दीजिए। सो फॉर दिस केस अभी हम आउटसाइड के लिए वर्क कर रहे हैं। सो आउटसाइड ऑफ सिलेंडर Q enclosed will be equals to rho into, yes, रो को किससे मल्टीप्लाई करूं बताइए, हम बाहर चले गए हैं। रो को किससे मल्टीप्लाई करें, पाई कैपिटल स्क्वायर एल। यहां पे स्मॉल आर नहीं आएगा। कैपिटल क्यों, बिकॉज कैपिटल तक ही तो चार्ज है ना, आप बाहर जा चुके हैं। आपका जो गॉसियन सरफेस बाहर चला गया है, यहां कोई चार्ज नहीं है, यहां कोई चार्ज नहीं है। चार्ज जहां पे है उसका आपको रेडियस लेना पड़ेगा, ठीक है ना, सही लिख रहे हैं, यस। तो बस आगे का काम बिल्कुल सिमिलर है, DS1 DS2 DS3। यहाँ पे बस स्मॉल आर की जगह यहाँ पे कैपिटल स्क्वायर आ गया है। अब देखिए क्या होगा। सो इसके आगे हम बढ़ते हैं। सो अभी एज यूजुअली फर्स्ट टर्म इज 0 ड्यू टू डॉट प्रोडक्ट, सेकेंड टर्म इज 0 एंड थर्ड टर्म ये बाहर आ जाएगा। और DS3 का इंडिकेशन क्या आएगा, 2 पाई स्मॉल आर एल। देखिए यहाँ पे स्मॉल आर आएगा बट यहाँ पे कैपिटल आर आएगा। कई बार बच्चे यहीं पे मिस्टेक कर लेते हैं। जो मिस्टेक करते हैं उनको फिजिकली वो जजमेंट बैठता नहीं है, फिजिकली वो अप्रोच लगा नहीं पाते हैं। अरे आप जो गॉसियन सरफेस ले रहे हैं उसका रेडियस स्मॉल आ रहा है, और जहां तक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसका रेडियस कैपिटल आ रहा है। बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप चार्ज को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो आप कैपिटल को लिखेंगे ना। Q enclosed फाइंड आउट करने के लिए आपको कैपिटल लिखना पड़ेगा, बट गॉसियन सरफेस के एरिया में आपको स्मॉल आर लिखना पड़ेगा। बस इतना ही ध्यान में रखो। सो 2 पाई तो ये सारे कैंसिल हो गया है। सो यहां से E आउटसाइड, आउटसाइड क्या मिलेगा, पाई पाई कैंसिल, ये सब कैंसिल आ गया। सो क्या मिलेगा, रो कैपिटल आर स्क्वायर, एल इज कैंसिल, रो कैपिटल आर स्क्वायर बाय क्या 2 स्मॉल आर इनटू एप्सिलॉन नॉट। देखिए ये है आउटसाइड फील्ड। अगेन आपको फील्ड क्या दिख रहा है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। तो ग्राफ विल बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आप इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे, सो फाइनली हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। सो देखिए आप E वर्सेस स्मॉल आर ग्राफ, इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू रेडियल डिस्टेंस। स्मॉल आर इज रेडियल डिस्टेंस, और रेडियल डिस्टेंस कहां से मापा जा रहा है, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस। ग्राफ कैसा आना चाहिए, पहले एक स्ट्रेट लाइन आएगा एंड दैट विल बी अप टू द सरफेस, अप टू सरफेस स्ट्रेट लाइन आएगा। तो व्हेन स्मॉल आर 0 तो फील्ड क्या आएगा, 0 आएगा। आपको इनसाइड फॉर्मूला देखना चाहिए ना। तो एक्सिस के पास फील्ड 0 आएगा, फिर स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। पिछला जब इनसाइड फॉर्मूला देखो, इनसाइड फॉर्मूला में क्या था, इनसाइड जो है आपको दिख रहा था कि इनसाइड फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉलर, बट आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा। ओके,
ये एसिम्पटोट बन जाएगा, इन्फिनिटी में क्या आएगा, जीरो आएगा, इसको टच मत करना, ठीक है, ऐसा है। तो ये है फील्ड वर्सेस स्मॉल आर ग्राफ फॉर दिस सॉलिड सिलेंडर। सो ई आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, समझे? आप आउटसाइड को भी आप वेक्टर फॉर्म एक्सप्रेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको जस्ट आर कैप क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज जो आउटसाइड फील्ड का डायरेक्शन है वही आर कैप का डायरेक्शन है। तो टू रिप्रेजेंट वेक्टर फॉर्म आप जस्ट क्या कीजिए, आर कैप मल्टीप्लाई कर दीजिए, बिकॉज फील्ड के डायरेक्शन में आर कैप है, समझा? यस, इसको भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो ये था डिस्क्रिप्शन ऑफ फील्ड ऑफ सॉलिड यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड सिलेंडर। ओके, यस। ओके बेटा, समझ में आ गया। चलिए, एक ये जो सिलिंड्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसमें एक स्पेशल नोट भी साथ में ध्यान में रखिए। ओके, बात वैसे ही अभी मैंने आपको क्या बताया था कि अगर लॉन्ग सिलेंडर है और हम आउटसाइड से देख रहे हैं तो इट विल बी अ सिमिलर सिचुएशन विथ क्या, लॉन्ग रॉड। तो लॉन्ग रॉड का फॉर्मूला और लॉन्ग सिलेंडर का फॉर्मूला हमेशा उनके बीच में एक सिमिलरिटी मेंटेन होता है, वो भी चेक कर लेते हैं। कैसे मैंने हॉलो के लिए चेक किया, वैसे यहां पर भी चेक कर सकते हैं ना। देखो, आउटसाइड का फॉर्मूला अभी भी हमने क्या डिराइव किया, सिग्मा आर स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। सोचिए, अगर हम रॉड का फॉर्मूला यूज करते हैं, लॉन्ग रॉड, तो फॉर्मूला क्या है, E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into 2 lambda by smaller, करेक्ट। यहाँ पे लैम्डा नहीं, यहाँ तो एक वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है। सो फॉर वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन हम क्या डिफाइन करेंगे, रो इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। और हमने अभी जो सिलिंड्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन लिया था वो कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है। जैसे कि आप अगर एक सिलेंडर इमेजिन करते हैं, अभी के सामने किया था। सो दिस इज द लॉन्ग सिलेंडर, ये लॉन्ग सिलेंडर है, पर हमारा जो गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस का तो लेंथ फाइनाइट था ना। So let the length of Gaussian surface is small l. Gaussian surface का लेंथ को स्मॉल ले लेते हैं। तो ये सिमिलर है, जो पिछला हमने किया कुछ वैसा ही हमें करना है, करेक्ट। देखिए, तो चार्ज लैम्डा का मतलब क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। सो इसलिए लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं, चार्ज बाय लेंथ आप लिख सकते हैं। एल क्या है, जो हमने गॉसियन सरफेस लिया उसका लेंथ है ना। यस, सो चार्ज को क्या लिख सकते हैं, उस लेंथ में कितने चार्ज इनक्लोज हुआ है वो तो अभी हमने फाइंड आउट किया था, है ना। सिलेंडर का रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, बस चार्ज सिर्फ कैपिटल आर तक है ना। यस, तो इसलिए क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई कैपिटल आर इंटू एल, 2 पाई कैपिटल आर इंटू एल। ये तो एरिया है, यहाँ पे एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, यहाँ पे वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। यस, तो वॉल्यूम को लिखना पड़ेगा। सो चार्ज इज इक्वल टू वॉल्यूम रो इनटू उस पोर्शन का वॉल्यूम जहां पे वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। पूरा वॉल्यूम का जरूरत नहीं है, चार्ज कहाँ है उसका वॉल्यूम लेना पड़ेगा। तो चार्ज जहां तक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसका रेडियस तो कैपिटल आर है, यहां तक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ना, और ये रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। तो आपको इतने पोर्शन का वॉल्यूम लिखना पड़ेगा, इस पोर्शन का वॉल्यूम। ये पोर्शन का वॉल्यूम क्या होगा, रो इंटू, आप समझ पा रहे हैं, इस पोर्शन का वॉल्यूम ये कितना आएगा, रो इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एल। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एल होता है ना। सो रो इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम बाय एल। सो एल एल कैंसिल, समझ पा रहे हैं, एकदम सिमिलर मेथड है। सो लैम्डा को रो के टर्म में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। सो लैम्डा इन टर्म्स ऑफ रो विल बी इक्वल्स टू रो इनटू पाई आर स्क्वायर। समझ आ रहे हैं, देखिए। So now we can use this lambda in the above expression. So E will be equals to 1 upon 4 pi epsilon naught 2 lambda 2, है ना। Therefore 2 lambda, lambda means क्या, रो इंटू पाई आर स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन में मैं इसको पुट कर रहा हूं, है ना, होल डिवाइडेड बाय स्मॉलर। तो ये पाई पाई कैंसिल हो गया है ना। सो क्या मिला यहां पे, सिग्मा था या रो था, ये आउटसाइड ये क्या एक्सप्रेशन आया था, रो आया था ना। सो यहाँ पे एक्सप्रेशन शायद ये नहीं आया था ना, ये एक्सप्रेशन क्या आया था थोड़ा देख लीजिए। तो दैट मीन्स ये आउटसाइड विल बी इक्वल्स टू, ये पाई पाई कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा, रो आर स्क्वायर, रो आर स्क्वायर, देखिए रो आर स्क्वायर बाय 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉलर। सो दिस इज द आउटसाइड एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हम एक्सप्रेशन आ रहा है। क्या इससे पहले गॉस लॉ से वही एक्सप्रेशन आया था ना। यस, क्या आया था, मैं हॉलो का शायद लिख दिया था, सॉलिड में क्या आया था, रो आर स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर।
ये देखो, ये आउटसाइड का एक्सप्रेशन आप लॉन्ग रॉड से भी रिलेट करके निकाल सकते हैं। दैट मीन्स गॉस लॉ से हमें जो एक्सप्रेशन आया था, गॉस लॉ से एक्सप्रेशन आया था कि नहीं? आप देखो, गॉस लॉ से जो एक्सप्रेशन आया था, आप अगर लॉन्ग रॉड से कंपैरिजन करते हैं, उसके फॉर्मूला से कंपैरिजन करते हैं, वो लैम्डा को एक्सप्रेस करते हैं रो के टर्म में, तो आपको वही एक्सप्रेशन आएगा। एक सिमिलरिटी हर बार आपको दिख रहा है। इसको आप अच्छे से ध्यान दीजिए। ओके बच्चे, समझ में आ गया? ठीक है। अभी ये जो सिलिंड्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया, उसको लेके कुछ सिचुएशन को हमें डील करना चाहिए। कुछ एप्लीकेशंस लेते हैं, है ना? तो फर्स्ट एप्लीकेशन देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपको एक सिचुएशन दिया है जहाँ पे ये के लॉन्ग सिलेंडर है, लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर है, और उसमें आपको क्या दिख रहा है? एक कैविटी दिख रहा है। लॉन्ग सिलेंडर में आपको एक सिलिंड्रिकल कैविटी दिख रहा है। ओके, एंड क्वेश्चन ये है कि वी हैव टू फाइंड, ओके, क्वेश्चन क्या है? वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस कैविटी। जैसे कि हमने एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट लिया, ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहां पे है, कैविटी में है। कैविटी मतलब क्या है? वहां पे कोई मीडियम नहीं है, हमने उतना पोर्शन काटा और बाहर फेंक दिया, ऐसा है। समझ पा रहे? सो क्या है कि ये पूरा सिलेंडर है, एक लॉन्ग सिलेंडर है, आपने इस कैविटी को प्रोड्यूस किया। कैविटी पर प्रोड्यूस करने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट बच गया, जो आपको दिख रहा है, देखिए ये क्या है? रिमेनिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। यहां कोई चार्ज नहीं है, कैविटी में कुछ नहीं है, वहां तो वैक्यूम है, वहां कोई चार्ज नहीं है। जो रिमेनिंग चार्ज बच गया है, वो जो मीडियम है, चार्ज मीडियम है, उसका फील्ड यहां पे आपको फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सिलेंडर। समझ पा रहे? तो हम क्या करेंगे? ऐसे काम हम पहले कर चुके हैं। रोटेशनल मोशन में जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे थे, याद कीजिए, एक डिस्क है, उसमें कुछ पार्ट कट करके निकाल दिया, तो आप क्या करते थे? बड़े वाला डिस्क का इनर्शिया से छोटे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को माइनस करते थे, है ना? कुछ उस प्रकार का मैकेनिज्म यहां पर भी वैलिड है। आप क्या करेंगे? आप जो है, जो बड़े वाला सिलेंडर है, बड़े वाला सिलेंडर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उससे हम क्या करेंगे? ये छोटे वाला सिलेंडर का फील्ड को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। सो उससे क्या मिलेगा? आपको रिमेनिंग पार्ट का फील्ड मिल जाएगा। दैट मीन्स हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, हम ऐसे लिख सकते हैं कि ई रिमेनिंग फील्ड ड्यू टू फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन। ई रिमेनिंग का मतलब क्या? जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है, उसका फील्ड को आप क्या लिख सकते हैं? फील्ड ऑफ बिगर माइनस फील्ड ऑफ क्या? स्मॉलर। स्मॉलर कौन सा है? जो कैविटी बनाया गया, उस सिलेंडर को मैं स्मॉलर सिलेंडर बोल रहा हूं, और जो पूरा सिलेंडर है उसको मैं बिगर बोल रहा हूं। सो बिगर से हम क्या करेंगे? स्मॉलर को सबट्रैक्ट करेंगे, उससे आपको रिमेनिंग आ जाएगा। और हम यहां पे वेक्टर फॉर्म में क्यों सबट्रैक्ट कर रहे हैं? वेक्टर फॉर्म में किस लिए? बिकॉज जो फील्ड है ना, वो कोई स्केलर नहीं है, फील्ड क्या है? वेक्टर है, इसलिए आपको वेक्टर फॉर्म में ही सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर नीड हो तो आप इसको कंपोनेंट पे ब्रेक भी कर सकते हैं, फील्ड को कंपोनेंट पे ब्रेक करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा। सारे वेक्टर के जो मैकेनिज्म है ना, वो यहाँ पे क्या है? वैलिड है, जो आपने स्केलर वेक्टर पढ़ा था, है ना? यस। सो यहां पे ध्यान दीजिए, ये ओ क्या है? ये इसका सेंटर है। ओके, O1 क्या है? छोटे का सेंटर है। हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया, दैट मीन्स यहां पे कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है? वो है ई इनसाइड। याद करो, यहां पे लिख रहा हूं। सो हमें ई इनसाइड का फॉर्मूला आज क्या मिला? आज जो हमने डेरिवेशन किए, उसमें इनसाइड सिलेंडर फील्ड का एक्सप्रेशन क्या मिला? रो आर वेक्टर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन अभी हम यूज करने वाले हैं, ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस केस में क्या हो रहा है कि जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है ना, ये बड़े वाले के हिसाब से भी इनसाइड पॉइंट है, और छोटे के हिसाब से भी इनसाइड पॉइंट है। ध्यान दिया क्या आपने? सो दिस पॉइंट इज इनसाइड ऑफ बिगर सिलेंडर एंड ऑल्सो इनसाइड ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, ये आपको दिख रहा है। हम एक काम करते हैं, ओ से लेके O1 तक जो दूरी है ना, ये जो डिस्टेंस है, हम इसको ए मान लेते हैं, या हम इसको एक वेक्टर भी मान सकते हैं। लेट दिस बी ए वेक्टर। ये कौन सा पोजीशन वेक्टर है? ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट, मतलब P का पोजीशन वेक्टर O1 के रेस्पेक्ट, और ये और एक पोजीशन वेक्टर आपको दिख रहा है। मैं पोजीशन वेक्टर क्यों डिफाइन कर रहा हूं? बिकॉज हमारे फॉर्मूला में पोजीशन वेक्टर है, इसलिए हमें यहां पर भी डिफाइन करना पड़ेगा। सो ये स्मॉलर के रेस्पेक्ट पोजीशन वेक्टर है। सिमिलरली बिगर के रेस्पेक्ट पोजीशन वेक्टर क्या होगा? R
पी ओ होगा, ये बिगर के रेस्पेक्ट पोजीशन वेक्टर है। देखिए आप समझ पा रहे हो? सो ये पोजीशन वेक्टर जब तक डिफाइन नहीं करेंगे तब तक हम एक्सप्रेशन लिख नहीं सकते। सो दैट मीन्स यहां पे बिगर सिलेंडर कौन सा है आइडेंटिफाई कीजिए, स्मॉलर कौन सा है आइडेंटिफाई कीजिए। स्मॉलर वो है जिसको निकाल दिया गया है, तभी तो हम माइनस कर रहे हैं ना, हाँ जोड़ नहीं, हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो इसलिए बिगर सिलेंडर का जो फील्ड है हम डेफिनेटली क्या लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इनसाइड इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज पॉइंट ही इनसाइड है, तो रो इंटू आर पी का ओ के रेस्पेक्ट बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये है बिगर सिलेंडर का फील्ड माइनस रो आर पी ओ वन, यहां पे कौन सा आ गया पी ओ वन बाई क्या 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए सो यहां पे कुछ कॉमन चला गया है, कॉमन क्या जाएगा रो बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन चला गया, तो आपको क्या मिलेगा। सो नाउ दिस विल बी पी का ओ के रेस्पेक्ट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू ओ वन। समझ पा रहे हैं? ये देखिए तो ये फाइनल एक्सप्रेशन है, और मैंने यहां पर भी एक ए वेक्टर बनाया था। ए कौन सा है, ओ और ओ वन के बीच का जो दूरी है ना, जो डिस्टेंस है वो क्या है, ए है। सो डेफिनेटली आप ये ट्रायंगल को देखते होंगे, इस राइटिंग सॉरी ये जो ट्रायंगल दिख रहा है इस वेक्टर ट्रायंगल में आप ट्रायंगल लॉ अप्लाई कीजिए। ट्रायंगल लॉ में हम क्या करते हैं, किस किस वेक्टर को ऐड करते हैं जो सेम ऑर्डर में होते हैं। सेम ऑर्डर का मतलब हेड से टेल मिलना है ना, तो किसका हेड से किसका टेल मिला है उन दोनों को ऐड कर देते हैं। देखा आपको, इसका हेड से ए वेक्टर का हेड से आर पी ओ वन का टेल मिला हुआ है, तो ये दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे। ये दोनों सेम ऑर्डर में है और ये रिवर्स ऑर्डर में है, तो इसलिए आपको ट्रायंगल रूल यूज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यस हम लिख सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस आर, आर कौन सा पी ओ वन वेक्टर इज इक्वल आर पी ओ वेक्टर। दैट मीन्स ये दोनों सेम ऑर्डर में है, ये दोनों ऐड होके तो ये कौन सा रिवर्स ऑर्डर में है ना, तो यहां से आपको ए वेक्टर कितना मिलेगा, ए वेक्टर विल बी इक्वल्स टू आर पी ओ वेक्टर माइनस क्या, यहां लिख ले रहा हूं आर पी ओ वन वेक्टर, जो यहां पे आपको दिख रहा है। सो दैट मीन्स बाय यूजिंग ट्रायंगल रूल यूज करने के बाद आपको एक्सप्रेशन मालूम पड़ गया है, आप इसको यहां पे पुट कर दीजिए। सो ये क्या होगा, रो ए वेक्टर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये है रिमेनिंग जो फील्ड है उसके एक्सप्रेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसको आप ध्यान में रखिए। सो रिमेनिंग पोर्शन जो बचा हुआ पोर्शन है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी आपके सामने उसका एक्सप्रेशन है विच इज रो ए वेक्टर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सो केयरफुली ध्यान दीजिए, ये वेक्टर फॉर्म है, यहां पे फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन इट्स सेम एज ए का डायरेक्शन, कैविटी के अंदर जो फील्ड आएगा उसके डायरेक्शन क्या होगा, जो ए का डायरेक्शन है वही होगा फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। एंड यहां पे सब कुछ कांस्टेंट दिख रहा है, रो इज कांस्टेंट, ए इज कांस्टेंट, बिकॉज ए क्या है, दोनों सेंटर के बीच का दूरी है वो तो कांस्टेंट ही है। सो इसलिए पूरा फील्ड जो है ना, ये जो पूरा फील्ड है दिस विल बी यूनिफॉर्म, है ना, इसको हम कांस्टेंट बोल सकते हैं या यूनिफॉर्म बोल सकते हैं। सो फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड कैविटी, ऐसे भी आप लिख सकते हैं यूनिफॉर्म फील्ड कहां, इनसाइड कैविटी। सो कैविटी के अंदर आपको फील्ड जो है यूनिफॉर्म दिख रहा है, ठीक है। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सब क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, और डायरेक्शन क्या आएगा, जो ए का डायरेक्शन है वही होगा फील्ड का डायरेक्शन। आप समझ पा रहे हैं? ओके। और अगर ए जीरो हो जाए तो फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये मैंने जो कैविटी बनाया एसिमेट्रिकली बनाया, एसिमेट्रिक बनाएंगे तो ए एग्जिस्ट करेगा, अगर आप सिमेट्रिक बना देंगे तो ए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। सो उस चीज पे हमें डिस्कशन कर लेना चाहिए, है ना। सो अब मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं, सो ध्यान दीजिए। तो इसी केस में अगर ए जीरो हो जाए, इसको अभी देखिए मत, ये होमवर्क फॉर्म में देने वाला हूं ना। सो इफ ओके, ये डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए, इफ ए जीरो, अगर ए जीरो हो गया तो क्या होगा, ए जीरो का मतलब क्या, ओ और ओ वन क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा, तो सिचुएशन कैसे बनेगा। अगर ए जीरो हो गया सो सिचुएशन आप कुछ ऐसे दिखा सकते हैं कि ये है वो क्रॉस सेक्शन, सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन, और ये है कैविटी। सोचिए ये कुछ सिचुएशन ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे ओ और ओ वन क्या कर गए हैं, कोइंसाइड कर गए हैं। आप सभी को समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूं देखिए, तो ये सब क्या है, चार्ज है, यहाँ पे मीडियम है, बट कैविटी का सेंटर और सिलेंडर का सेंटर क्या हो गया, कोइंसाइड कर गया है। तो इस केस में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे कैविटी के अंदर आप कहीं पे भी पॉइंट लोगे
तो फील्ड आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे सिमेट्रिकली कैविटी बनाया गया है। वहां पे कैविटी क्या था, एसिमेट्रिक था, ये क्या है, सिमेट्रिक कैविटी है। सो इस प्रकार का सिचुएशन में फॉर सिचुएशन क्या होगा, सो फॉर दिस केस ए इज इक्वल टू जीरो, है ना, ए जीरो हो गया बिकॉज ओ और O1 एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड हो गए, है ना, यही O है और यही O1 है, दोनों एक जगह पे कोइंसाइड हो गए हैं, तो इसलिए ए क्या हो गया, जीरो हो गया। सो नेचुरली फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन क्या आएगा, जीरो आएगा। इनसाइड आप कोई भी लो कैविटी के अंदर कहीं पे भी पॉइंट लीजिए तो फील्ड क्या आएगा, जीरो आएगा। उस बात को भी आप ध्यान में रखिए, ठीक है। सो इस डेरिवेशन से हम इसको डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। और वैसे भी गॉस लॉ में आपको मालूम है कि अगर आप अंदर गॉसियन सरफेस लेंगे, उसको कोई चार्ज एनक्लोज नहीं करेगा तो फील्ड क्या आएगा, जीरो आएगा, है ना। ओके, तो ये सारी चीजें डिस्कशन हो गया है। आपको ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अगर आपको ध्यान में आ गया, दैट मींस हमने इनसाइड कैविटी फील्ड का हमने डिस्कशन किया। फील्ड का डिस्कशन बहुत ही सिंपल था, आपको कैविटी में कोई भी पॉइंट लेना है और वहां पे फील्ड फाइंड आउट करना है। सो यू हैव टू subtract field of smaller part due to smaller field of क्या, bigger part। बिगर सिलेंडर कौन सा, ये है। स्मॉलर सिलेंडर कौन सा, ये है, जिसको आपने कैविटी बनाया। ओके, सो यहाँ पे वेक्टर सब्ट्रैक्शन होने लगा। और वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्यों हुआ, बिकॉज फील्ड का डायरेक्शन सेम नहीं था। ओके, और एक चीज आपके ध्यान में आता होगा कि दोनों फील्ड का ई बिगर का डायरेक्शन ई स्मॉलर का डायरेक्शन सेम नहीं है, डायरेक्शन डिफरेंट है। अगर मैं बिगर का डायरेक्शन लिखूं तो इसका डायरेक्शन किस तरह होगा, बता सकते हैं आप। बिगर फील्ड, बिगर जो सिलेंडर है उसका फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, देखो उसका डायरेक्शन कैसे होगा, ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई बिगर, ये है ई बिगर सिलेंडर का फील्ड का डायरेक्शन। क्योंकि आपको फील्ड का डायरेक्शन क्या, रेडियली आउटवर्ड दिखाना पड़ेगा ना। सो बिगर के रेस्पेक्ट ये रेडियल आउटवर्ड है और स्मॉलर का डायरेक्शन किस तरफ है, स्मॉलर का डायरेक्शन भी रेडियल आउटवर्ड, बट स्मॉलर के रेस्पेक्ट, ये स्मॉलर का सेंटर है और उसके रेस्पेक्ट ये जो है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ ई स्मॉलर। केयरफुली ध्यान दीजिए। सो डायरेक्शन डिफरेंट है ना, तो हम कैसे स्केलर फॉर्म में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हमें वेक्टर फॉर्म में ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर दोनों फील्ड का डायरेक्शन सेम है तो आप सीधा मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है तो आप डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आप मैग्नीट्यूड को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। पर मैंने यहाँ पे ऐसा नहीं किया, मैंने एक जनरलाइज केस लिया जिसमें ई बिगर का डायरेक्शन और ई स्मॉलर का डायरेक्शन क्या दिख रहा है आपको, अलग दिख रहा है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, डायरेक्शन ऑफ फील्ड ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। ओके, सो दे हैव डिफरेंट डायरेक्शंस, इसलिए मैंने वेक्टर फॉर्म में इसको सॉल्व किया, मैंने बिल्कुल स्केलर फॉर्म में सॉल्व नहीं किया। स्केलर फॉर्म में सॉल्व करना मतलब मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट करना। ये कब होगा, कब होगा, अगर दोनों का डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। करेक्ट, चलेगा, कोई बात नहीं। तो ये भी मैं आपको आखिरी में दिखा दिया कि ई बिगर का डायरेक्शन क्या होगा, ई स्मॉलर का डायरेक्शन क्या होगा, उसके सेंटर से दूर होगा। हम यहाँ पे चार्ज को पॉजिटिव ले रहे हैं ना, तो इसलिए हम अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज दिखाएंगे, रेडियली आउटवर्ड दिखाएंगे। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो आप क्या करते हैं, रेडियली इनवर्ड दिखाते, है ना। यस, चलिए, सारे डिस्कशन हो गया है। हम आज गॉस लॉ के कई सारे एप्लीकेशंस लिए और आपको अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। जहां पे आपको बेटा समझ में नहीं आया तो आप इमीडिएटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है, और व्हाट्सअप कर सकते हैं। करेक्ट। सो देखिए, यहाँ पे ये सारी चीज़ों को लेके मैं फाइनली आपको एक होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। पर्टिकुलरली इस कैविटी बेस्ड क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। ये कैविटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो होमवर्क क्या है, आज के दिन का जो होमवर्क है ये आपके सामने आ चुका है। इसको फटाफट सॉल्व कर देना। सबसे पहले लेक्चर को अच्छे से देखना, नोट डाउन करना, उसके बाद ये होमवर्क सॉल्व करके मेरे पास भेज दीजिए। ओके, होमवर्क क्या दिया गया देखिए, यहाँ पे वैसे ही है, एक लॉन्ग सिलेंडर है, एक लॉन्ग सिलेंडर है, इसका लेंथ क्या है, इनफाइनाइट है। करेक्ट। और उस लॉन्ग सिलेंडर का फील्ड आपको फाइंड आउट करना है। कुछ पॉइंट लिया हूं, वहां पे आपको फील्ड फाइंड आउट किया है, पर मैंने यहाँ पे एक कैविटी नहीं लिया। अभी का डिस्कशन में एक कैविटी लिया था ना, बट यहाँ पे मैंने दोनों कैविटी लिया हूं। डिफरेंस को देखिए, यहाँ पे ये कैविटी, ये दूसरा कैविटी है, रो इज द चार्ज डेंसिटी, सब कुछ सिमिलर दिया है। और सेंटर से लेके जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, यहाँ पे दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, उनका जो डिस्टेंस है दे आर ऑल्सो सेम। जैसे कि यहाँ पे 2 टाइम्स कैपिलर, यहाँ पे 2 टाइम्स कैपिलर, स्मॉलर इज 2 टाइम्स कैपिलर। कैपिलर क्या है, सिलेंडर का खुद का रेडियस। सो यू हैव टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन एट द पॉइंट ए एंड एट द पॉइंट बी। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कीजिए। कैसे आप सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो पॉइंट मैंने लिया ये इनसाइड नहीं है, ये कहां पे, ये आउटसाइड पॉइंट है। देखिए ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाहर है, जबकि यहां जो पॉइंट क्या था, ये इनसाइड था, इसलिए मैंने इनसाइड फॉर्मूला लगाया था। हमने ये फॉर्मूला किस लिए यूज किया था, आप देखिए ये फॉर्मूला यहाँ पे
यूज किया गया है, बिकॉज पॉइंट क्या था, इनसाइड ऑफ द सिलेंडर था। यहाँ पे पॉइंट इनसाइड नहीं है, पॉइंट कहाँ है, आउटसाइड है, इसलिए आपको आउटसाइड का फॉर्मूला यूज करना है, जो आज हम डिराइव कर चुके हैं। समझ पा रहे हैं ना? यस। सो इसको फटाफट सॉल्व कर दीजिए। सो क्वेश्चन क्या है, होमवर्क क्या है कि टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ए, आपको ए पॉइंट पे फील्ड फाइंड आउट करना है एंड ऑल्सो बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ये आपके लिए होमवर्क है, तो आप इस होमवर्क को अच्छे से सॉल्व करके मेरे पास भेज दीजिए। ओके, ठीक है। ये देख लीजिए, तो इसको आपको सॉल्व करना है। चलिए, आज के क्लास में इतना ही है। सो अभी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में अगेन हम गॉस लॉ के और भी एप्लीकेशंस करेंगे। बेटा देखिए, गॉस लॉ जो है ना, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे आपका एप्लीकेशन काफी स्ट्रांग होना चाहिए। अलग अलग वैरायटी पे एप्लीकेशंस यहाँ पे क्रिएट हो सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो गॉस लॉ का एप्लीकेशन पे आप भी ज्यादा फोकस कीजिए। आपके पास जो बुक्स है उससे इसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। गॉस लॉ के अलग चैप्टर दिया होगा, उसका क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। सो पैरेलली आप ये होमवर्क भी सॉल्व कीजिए, ठीक है। सो अच्छे से पढ़ाई कीजिए और टाइम को बिल्कुल ही वेस्टेज मत कीजिए। ओके बेटा, सो टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कभी मत सोचिए कि अरे आराम आराम से पढ़ना, कुछ तो ऐसे चल रहा है ना। तो ऐसे आपके मन में फीलिंग्स आ सकता है ना, कि ये कोरोना आउटब्रेक की वजह से सब कुछ छुट्टी हो गया है, सब कुछ बंद है, चलिए हम पढ़ाई भी एकदम धीमा धीमा करते हैं। ऐसा नहीं है, पढ़ाई को स्लो डाउन नहीं करना है। देखिए बेटा, हम सभी लोगों ने कुछ ना कुछ हमने सपना देखा है। आप लोगों ने कुछ सपना देखे हैं, आप लोगों ने कुछ गोल क्रिएट किए हैं, कुछ टारगेट क्रिएट किए हैं। क्या कि आपको अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, अच्छा मेडिकल कॉलेज में जाना है, ठीक है। वो जो सपना हम लोगों ने देखा है, वो डेफिनेटली वो सपना साकार होगा, डेफिनेटली होगा। पर उसके लिए हमें हमारा जो कंसिस्टेंसी है, वर्किंग कंसिस्टेंसी है, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। हम बिल्कुल ही लूज नहीं हो सकते। हम घर पे हैं, ठीक है, घर से बाहर जा नहीं पा रहे हैं, घर पे ही तो रहना चाहिए ना, घर पे ही रहना चाहिए। घर पे ही रहना आपके लिए इस समय सबसे अच्छा है। पर घर पे रहकर भी आप खुद को मैनेज कीजिए, खुद के माइंड को स्टेबल रखकर काम करते रहिए। काम करना जरूरी है, काम ही करते रहिए बस, ठीक है। आप घर पे है, फैमिली मेंबर से थोड़ा थोड़ा तो टाइम पास होगा, बट इसको थोड़ा ही रखिए, उसको ज्यादा मत कीजिए, है ना। उसको ज्यादा मत करो, उसको थोड़ा ही रखो। ओके। सो चलिए, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। सो तब तक के लिए आप वेट कीजिए और इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए। इस होमवर्क को करके मुझे आप भेजिए, हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।